नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकाश रसायन के नियमों के बारे में। प्रकाश रसायन के लिए जो मूलभूत नियम है वो है ग्रोथस ड्रेपर का नियम। ग्रोथस ड्रेपर के नियमानुसार किसी पदार्थ पर जब प्रकाश आपतित किया जाता है तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग पारगमित हो जाता है व कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है। तो ग्रोथस ड्रेपर कहते हैं कि जो प्रकाश का भाग अवशोषित होता है वह ही रासायनिक अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। जो अवशोषित प्रकाश की तीव्रता है वो बीयर लैम्बर्ट नियम के अनुसार ज्ञात की जा सकती है। तो आई ए बराबर आई ओ माइनस आई ओ ई की पावर माइनस के डैश सी एक्स। इस नियम की कुछ सीमाएं हैं। जो ग्रोथस ड्रेपर का नियम है यह केवल गुणात्मक नियम है, क्वालिटेटिव है। ये नहीं बताता कि कितनी मात्रा में प्रकाश अवशोषित हो रहा है और जो अवशोषित प्रकाश वह कितनी मात्रा में अणुओं को तोड़ रहा है। दूसरी जो इसकी लिमिटेशन है, यह नियम केवल प्राथमिक प्रक्रमों पर ही लागू होता है। आगे जो द्वितीय प्रक्रम है जिसमें प्रतिदीप्ति आती है, स्फुरदीप्ति है, आगे क्या होगा, उत्पाद बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी यह नियम बात नहीं करता है। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने कहा कि जो प्रकाश अवशोषित हो रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन यह हमेशा लागू नहीं होता। कई बार अवशोषित प्रकाश ऊष्मा के रूप में, प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति के रूप में निकल जाता है बिना क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित किए हुए। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट पर जब प्रकाश डाला जाता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, ये उसका एक उदाहरण है। तो मैं दूसरा जो नियम है वो है स्टार्क आइंस्टाइन का नियम या प्रकाश तुल्यता का नियम। इस नियम के अनुसार क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, एक फोटोन या प्रकाश का एक क्वांटम अवशोषित कर सक्रिय होता है। अर्थात एक अणु एक क्वांटा की बात स्टार्क आइंस्टीन ने कही। जैसे ए जो अणु है एक फोटोन का अवशोषण करके उत्तेजित हो गया और वह उत्पाद में बदल गया। यह नियम कब तक सही है? जब क्वांटम दक्षता का मान 1 होता है तब तक तो ये नियम सही है। एक क्वांटम फोटोन की ऊर्जा का मान E बराबर एच न्यू है। न्यू आवर्ती बराबर होता है प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्ध्य। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा है इसकी NhC अपॉन लेमड़ा, एच यहाँ क्या है, प्लांक स्थिरांक, इसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब जैसे बात करें, स्टोर्क ने कहा कि एक अणु एक क्वांटा का अवशोषण करेगा और उत्पाद में बदलेगा। यह जरूरी नहीं है कि जो एक्साइटेड अणु है अभिक्रिया में भाग ले और वह उत्पाद में बदले, यह कोई आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, कई बार जो उत्तेजित अणु होता है वह आगे दूसरे अणुओं को उत्तेजित कर देता है। इस प्रकार एक श्रृंखला अभिक्रिया आगे चल पड़ती है। इसकी वजह से जो क्वांटम दक्षता का मान 1 से अधिक भी हो सकता है। तो ये मैंने दो नियम जो मूलभूत नियम है इनकी बात की है। अब हम बात करते हैं जेबलान्स की जो डायग्राम है इसमें प्रकाश रसायन में, उसकी बात करते हैं। जेबलान्स की डायग्राम क्या होता है कि जब किसी पदार्थ पर प्रकाश गिरता है तो उसमें वह अणु या पदार्थ उत्तेजित होता है। उत्तेजित होने के बाद में वह उत्पाद में बदलता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो भौतिक व रासायनिक चेंजेज होते हैं या रासायनिक प्रक्रम होते हैं उनको समझाने के लिए जेबलान्स्की ने एक डायग्राम दिया जिसे जेबलान्स्की डायग्राम कहते हैं। आपके सामने इसमें जेबलान्स्की डायग्राम में ये कोई अणु ग्राउंड स्टेट में है, यहाँ पर ये आद्य अवस्था में सिंगलेट स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं।
पहली बात तो आप ये समझ लीजिए एकक अवस्था होती क्या है। सिंगलेट स्टेट क्या होती है कि जिस अवस्था के लिए चक्रण बहुलता का मान 1 होता है वह सिंगलेट स्टेट होगी, और जिस अवस्था के लिए चक्रण बहुलता का मान 3 होता है वह ट्रिपलेट स्टेट होगी। तो यहाँ पर एक एम का मान 1 कैसे सिंगलेट में कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में है लेकिन विपरीत चक्रण वाले हैं, उस स्थिति में जो इनका कुल चक्रण होगा वो 0 के बराबर होगा। इस वजह से एम का मान 1 आता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग कक्षक में होते हैं और सेम स्पिन के होते हैं, समान चक्रण वाले होते हैं, इसलिए एस का मान ट्रिपलेट के लिए 1 आता है और एम का मान क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट में है, तो यहाँ पर जब प्रकाश गिरता है किसी अणु पर तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके S1 में सिंगलेट स्टेट जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है S2 में जा सकता है, S3 में जा सकता है। यदि कोई एक्साइटेड अणु सीधा हायर सिंगलेट से लोअर सिंगलेट में आ रहा है तो इसे बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन। यह या कहने का मतलब T3 से भी अगर उच्च ट्रिपलेट स्टेट से अगर लोअर में आ रहा है तो उस स्थिति में भी इसको क्या बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन बोलेंगे। यदि सिस्टम सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है तो इसे बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलेंगे। यदि एक्साइटेड अणु सीधा सिंगलेट से किस में आ रहा है ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो इसे बोलेंगे प्रतिदीप्ति, और यदि ट्रिपलेट स्टेट से अणु किस में आ रहा है ग्राउंड स्टेट में तो इसे बोलेंगे स्फुरदीप्ति। तो यहाँ पर आईसी क्या है इंटरनल कन्वर्जन जिसको आंतरिक रूपांतरण कहते हैं, और आईएससी क्या है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। यहाँ पर जो जेबलान्स की डायग्राम है इसमें दो प्रकार के प्रक्रम होते हैं, एक तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस की बात करें तो पहला जो है इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन मैंने पहले भी अभी बोला कि उच्च एकक अवस्था से लोअर एकक अवस्था में यदि कोई अणु आता है तो जो ऊर्जा है वो किसके रूप में निकलती है ऊष्मा के रूप में निकलती है, तो इसे क्या बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन। इसका लाइफ टाइम होता है 10⁻⁻13 सेकंड से 10⁻⁻11 सेकंड, अर्थात ये बहुत तीव्र गति से संपन्न होता है। दूसरा जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है वो है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का मतलब इसमें क्या होगी स्पिन चेंज होगी, अर्थात सिंगलेट से किस में आएगा एक्साइटेड अणु ट्रिपलेट में आता है। कहने का मतलब सिंगलेट स्टेट से यदि अणु ट्रिपलेट में आता है तो इसे बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और ऊर्जा इसमें विकिरण हीट के रूप में निकलती है। इसका लाइफ टाइम थोड़ा कम है 10⁻⁻11 से 10⁻⁻⁻ सेकंड, थोड़ा इससे अधिक होता है क्योंकि इसमें एक्साइटेड अणु पहले सिंगलेट में जाता है और सिंगलेट से फिर ट्रिपलेट में आता है। तो ये मैंने बात की आप नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन आईसी और आईएससी की बात की। अब आते हैं इसमें आगे रेडिएटिव ट्रांजिशंस की बात करते हैं, जिसमें पहले बात करेंगे प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति का मतलब ये हुआ कि एक्साइटेड अणु सिंगलेट से यदि सीधा ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो ऊर्जा किस रूप में निकलती है विकिरण के रूप में निकलती है, इसे बोलते हैं प्रतिदीप्ति। या मैं कहूँ इसको कि यदि किसी पदार्थ पर प्रकाश आपतित किया जाता है और प्रकाश आपतित करने के साथ ही अणु विकिरणों का उत्सर्जन करने लग जाता है, और जैसे ही प्रकाश स्रोत को हटाते हैं अणुओं का विकिरण का उत्सर्जन बंद हो जाता है, तो इस फिनोमिना को कहते हैं प्रतिदीप्ति। इसका लाइफ टाइम 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 सेकंड के मध्य होता है। प्रतिदीप्ति में अवशोषित व उत्सर्जित प्रकाश की लैम्बडा अलग अलग होती है। प्रतिदीप्ति एक द्वितीयक प्रक्रम है। अब प्रतिदीप्ति के जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे फ्लोरस्पार है वो नीली प्रतिदीप्ति दर्शाता है, यूरेनियम ग्लास हरी प्रतिदीप्ति दर्शाता है, ऐसे ही क्लोरोफिल लाल प्रतिदीप्ति दर्शाता है। दूसरा इसी के अलावा जैसे प्रतिदीप्त पदार्थ भी है, एनिलीन, नेफ्थेलीन, फ्लोरोसिन, इओसिन आदि प्रतिदीप्ति दर्शाते हैं। अब बात करें दूसरा जो स्फुरदीप्ति की बात करें, स्फुरदीप्ति में क्या होता है ग्राउंड स्टेट से अणु एक्साइटेड होकर सिंगलेट में जाता है और सिंगलेट से अणु किस में आता है ट्रिपलेट स्टेट में, और यदि ट्रिपलेट से अणु डायरेक्ट किस में आता है ग्राउंड स्टेट में, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं स्फुरदीप्ति।
इसमें विकिरणों का उत्सर्जन होता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंगलेट ने स्टेट में फोटोन का अवशोषण हुआ, एक्साइटेड S1 आई, S1 से ISC के द्वारा T1 में, और T1 से स्फुरदीप्ति के द्वारा वह ग्राउंड स्टेट में अणु वापस अपनी मूल अवस्था में लौटता है और विकिरण का उत्सर्जन करता है। इसके लिए भी वही कंडीशन है कि अवशोषित व उत्सर्जित प्रकाश की लैम्डा भिन्न भिन्न होती है। स्फुरदीप्ति के लिए आवश्यक है कि जो उत्सर्जित प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य का मान है वह अवशोषित से अधिक होना चाहिए। स्फुरदीप्ति को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जैसे किसी पदार्थ पर प्रकाश आपतित किया और प्रकाश आपतित करने के साथ ही पदार्थ विकिरणों का उत्सर्जन करने लग जाता है। प्रकाश स्रोत को हटाने के बाद भी विकिरण अणु काफ़ी देर तक विकिरणों का उत्सर्जन करता रहता है। इस फिनोमेना को भी स्फुरदीप्ति कहते हैं, जिसको मैं इस प्रकार से इसमें दर्शाया गया है। इसका जो लाइफ टाइम होता है 10⁻⁴ से 20 सेकंड या इससे अधिक होता है। कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम के सल्फाइड, रूबी, एमराल्ड आदि ठोस पदार्थ स्फुरदीप्ति दर्शाते हैं। धन्यवाद।